हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम। तो सिलेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी कार में बैठ के आए हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस। टॉपिक नंबर 1, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग। ये क्या है? एक यूएसए की फाउंडेशन है, आर्बर डे फाउंडेशन। ये आर्बर डे फाउंडेशन है, इसका काम क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ग्लोबली एक मूवमेंट जारी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होने चाहिए। फॉरेस्ट मतलब ग्रीन फॉरेस्ट, वही बात कि फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए अर्बन स्पेसिस में। बिकॉज ऑफ राइजिंग अर्बनाइजेशन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि सिटीज का आना, नई नई सिटीज का डेवलप होना, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, उसका एक साइड इफेक्ट है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और उसी को डील करने के लिए नया कंसेप्ट आया अर्बन फॉरेस्ट्री की, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट को डेवलप करना, जिसमें वर्टिकल फॉरेस्ट भी हो सकते हैं और काफी ग्रीन स्पेसिस भी हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन स्पेसिस भी हो सकते हैं। सो विद दिस मोटो आर्बर डे फाउंडेशन का क्या काम है? आर्बर डे फाउंडेशन चेक करती है कि ग्लोबली अर्बन फॉरेस्ट्री कहां अच्छे से डेवलप हो रही है, किन किन सिटीज में अर्बन फॉरेस्ट्री अच्छे से डेवलप हो रही है। बिकॉज अर्बन फॉरेस्ट्री इज ए मेन टूल, हमारा एक मेन टूल रहेगा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है, तो क्या करो? पेड़ उगाओ, फॉरेस्टेशन करो, अफॉरेस्टेशन करो। अब अफॉरेस्टेशन अर्बन एरियाज में कैसे किया जाए? अर्बन फॉरेस्ट्री उसका आंसर है कि अर्बन एरियाज में वर्टिकल फॉरेस्ट और बाकी के जो खाली स्पेसेस है वहां पे फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए। सिटीज जो है वो सस्टेनेबल सिटीज हो, यानी कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो लेकिन फॉरेस्ट भी भरपूर हो। जैसे कि इंडिया में अगर आप जाओगे काफी सिटीज है, जैसे चंडीगढ़ जो सिटी है वहां पे फॉरेस्ट जो ट्रीज है, जो भी वैकेंट स्पेस भी वहां पे काफी अच्छा ट्री कवर है। तो इस तरह से एक एम है आर्बर डे फाउंडेशन का कि इस तरह से डेवलप हो सिटीज और टाउन्स जहां पे ट्री कैनोपी अच्छी खासी हो, अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए जो जो सिटीज उनके कुछ पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पे अर्बन फॉरेस्ट्री बहुत अच्छी होती है, उनको ये एक अवार्ड देते हैं, टैग दे देते हैं कि दिस इज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल ही में मुंबई और हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। तो बस इसका एक एम ये कि एंकरेजमेंट मिलता है कि कह सकते हैं ना सिटीज की देखो हमारे एनवायरमेंट कॉन्शियस हम कितने हैं, हमें यूएसए से अवार्ड मिला है, समझ गए? तो ये चीज है कि ट्री कैनोपी कवर को इंक्रीज करना है, जिससे कि हमें एनवायरमेंट मूवमेंट एक नई शुरू हो सके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके पाथ पे जा सके, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। इसलिए आर्बर डे फाउंडेशन ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके ऊपर यहाँ पे है कि एज ऑफ 2022 130 सिटीज और टाउन्स को ग्लोबली ये अवार्ड मिल चुका है और इंडियन सिटीज को भी मिला है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दो सिटीज मुंबई और हैदराबाद। गेटिंग माई पॉइंट? विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 2, प्राकृति मॉस्कोट। प्राकृति मॉस्कोट क्या है? प्राकृति क्या होती है? एनवायरमेंट, हमारा नेचर। तो एक ग्लोबल मूवमेंट है, इंडिया ग्लोबल मूवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मूवमेंट चल रही है। हमने फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया। इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स की थी ग्लासगो समिट पे, जो COP 26 थी ग्लासगो समिट। वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लाइफ टर्म को कॉइन किया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरमेंट कॉन्शियस होना चाहिए। हम जो भी अपने डेली लाइफ में डिसीजंस लेते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। सपोज कीजिए हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस हो कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। यानी कि अगर हम मार्केट से कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो जूट बैग का इस्तेमाल करें रादर देन प्लास्टिक, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होगा। तो इस तरह से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट कि एनवायरमेंट एक प्रो एनवायरमेंट लाइफस्टाइल हो, हमें इस तरह का लाइफस्टाइल शुरू करना है और इसीलिए लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। उसी की फर्दरेंस में, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक मैस्कोट इंडिया, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MOEFCC, इन्होंने प्राकृतिक मैस्कोट लॉन्च किया। ये एक लोगो है, ये लोगो का मतलब है ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को जो मोटो है उसको स्प्रेड किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनकरेजिंग पीपल टू टेक एक्शन टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। कि अगर आप प्लास्टिक को यूज करते हो तो आपका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट काफी इंक्रीज होता है, तो आप प्लास्टिक को यूज मत कीजिए। तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट आपका रिड्यूस करना है, ये इसका एम है। तो ये प्राकृतिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे प्लास्टिक का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। स्वच्छ भारत अभियान और एक जो है ना रिड्यूस रीयूज, वो 4R वाली टेक्निक होती है, वो भी इसी का पार्ट है कि रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करो। गेटिंग माई पॉइंट? साइक्लिक अप्रोच होनी चाहिए एक। तो ये सभी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के पार्ट है और इसलिए एक मैस्कॉट, एक लोगो टाइप लॉन्च किया गया ताकि इस बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके और इस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट को सक्सीड किया जा सके। गेटिंग माई पॉइंट? विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 3, अटल इनोवेशन मिशन। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2016 में ये अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। जो भारत के पूरा प्रधानमंत्री थे 1960s में, उन्होंने एक कॉइन किया था टर्म, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान
जय किसान। किसने किया था ये? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये एक फ्रेज को कॉइन किया था, स्लोगन को कॉइन किया था। उसके बाद इस फ्रेज में इसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करते हुए, साइंस की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करते हुए कुछ एडिशन हुए, जैसे जय जवान जय किसान, उसके बाद जय विज्ञान ऐड किया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद गवर्नमेंट कई के बाद स्लोगन में बोलते जय अनुसंधान। गेटिंग माय पॉइंट? रिसेंटली मिनिस्टर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज को काफी प्रमोट करे, जय अनुसंधान। अनुसंधान का क्या मतलब होता है? इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन को प्रमोट करना है ना। नीति आयोग ने 2016 में ये लॉन्च किया था। इसका एम क्या था? इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करना है। कैसे करना है कि अलग अलग स्पेसिस में हम अटल इनोवेशन लैब्स को लॉन्च करेंगे। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे अटल इनोवेशन लैब्स को डेवलप किया जाएगा। इन लैब्स में क्या होगा? स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी कि आप जो भी अपने आसपास प्रॉब्लम्स देख रहे हो उसका एक इनोवेशन करके सोल्यूशन डेवलप कीजिए। तो स्टूडेंट्स को साइंस इससे काफी इंक्रीज होगी और स्टूडेंट्स में इनोवेशन की जो कैपेबिलिटीज है वो काफी इंक्रीज होंगी। तो इसी एम के साथ अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन लैब्स स्कूल और कॉलेजेस में ओपन किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा सके, उस फैसिलिटीज में इनोवेशन को डेवलप कर सके और नए नए रिजल्ट्स, नए नए इनोवेशन को डेवलप कर सके, नई नई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कर सके। उसी के अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी है। इनका एम क्या है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे शार्क टेक्निक सपोर्ट प्रोवाइड करता उसी तरह से। तो ये एक मिशन है 2016 में लॉन्च किया था और गवर्नमेंट इसको बार बार पीरियोडिकली अप्रूव करता है, क्योंकि एक बार एक लिमिट के लिए किया होता है कि हम 5 साल के लिए इस मिशन को लॉन्च करते हैं, 5 साल के बाद हम देखेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह से लॉन्च किया था, उसके बाद उसको वापस एक्सटेंड कर दिया टिल मार्च 2023 और इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स काफी हो रही है और रिस्पॉन्स भी ठीक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा से एक्सटेंड भी कर देगी गवर्नमेंट। So this is the thing, a network of 7,000 Atal Tinkering Labs across the country, which are designed to promote innovation and creativity among students from young age। कि छोटी एज से ही बच्चे क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों, इसीलिए इस चीज को डेवलप किया गया है। With this, let's move to topic number 4, TREM Stage 4 emission norms। आज की जो टॉपिक्स है आप देखोगे तो अटल इनोवेशन मिशन को हम छोड़ दें तो बाकी के 2 टॉपिक्स जो थे दोनों एनवायरमेंट से थे। ये भी उसी का एक पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा एक एम है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको कर्व करना है तो क्या करें? एक ये एमिशन नॉर्म्स भी है। व्हीकल्स जो है, जैसे आपने पिछले दिनों सुना होगा भारत स्टेज 6 व्हीकल नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स है या BS6 की न्यू व्हीकल्स आएंगे, ठीक है, उसमें पोल्यूशन कम होगा। सिमिलरली ये ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स है, यानी कि जो हैवी व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स का क्या मतलब है? ग्रॉस व्हीकल वेट जिनका 12 टन से ज्यादा है, ठीक है। तो वो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके अंदर पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, तो उनमें जो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है उस पोल्यूशन को हमें कम करना है, उस पोल्यूशन को कर्व करना है। उस पोल्यूशन को कर्व कैसे करें? उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। डेफिनेटली जैसे एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है या ये सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का उसके इंजन में इस्तेमाल करो ताकि पोल्यूशन कम हो सके। पोल्यूशन स्पेसिफिकली कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स है उनको कर्व करना है, उनकी जो प्रोपोर्शन है, जो उनका एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर इनका एमिशन रिड्यूस करेंगे, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है, अगर इनका एमिशन रिड्यूस करेंगे तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प मिलेगी। और दिल्ली में जैसे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है तो उस पोल्यूशन को कर्व करने में भी काफी हेल्प मिलेगी हमें। तो इसीलिए ये कुछ एमिशन नॉर्म्स है जो लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा है भाई साहब इनको इंप्लीमेंट करो। सेंटर थोड़ा सा डेडलाइन को बढ़ा देती है, डेफर कर देते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज कहते हैं हम अभी रेडी नहीं है और बिकॉज ऑफ स्लो डाउन सेंटर को रिस्क भी नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़ा सा डेफर कर देते हैं। बट एम इनका यही है कि एमिशन को रिड्यूस करो और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। गेटिंग माय पॉइंट? दे रिक्वायर अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, कि डीजल जो है जो यूज करते हैं उसमें सल्फर का कंटेंट काफी लो होना चाहिए, रिड्यूस्ड सल्फर कंटेंट होना चाहिए, सल्फर कंटेंट ऑफ नो मोर देन 10 पार्ट्स पर मिल। क्योंकि आप फ्यूल देखो, एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल है, उसके अंदर फ्यूल जाता है और उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एमिशन होता है। तो एक तो फ्यूल में चेंजेस करो, एक व्हीकल में चेंजेस करो, दोनों जगह अगर आप चेंजेस करोगे तो एमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। यही इन एमिशंस का मेन एम है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द थिंग। With this, let's move to topic number 5, नासा's परसीवरेंस रोवर। ये परसीवरेंस वर्ड है ना यार, इसको लाइफ में अपनाना बहुत मुश्किल है। नासा's परसीवरेंस रोवर, नासा ने मार्स के ऊपर अपना एक मिशन लॉन्च किया था। नासा का एम है, नासा यानी कि यूएसए की स्पेस एजेंसी, नासा का एम है कि मार्स को हमें एक्सप्लोर करना है कि मार्स का क्लाइमेट कैसा है, मार्स की सॉइल कैसी है, मार्स का एनवायरमेंट कैसा है, ताकि हम अपने आसपास को जान सके, हमारे साइंटिफिक रिसर्च में मदद मिल सके। नासा ने जो अपना मिशन लॉन्च किया था मार्स पे, उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, एक तो था रोवर, एक था हेलीकॉप्टर। जो रोवर था उसका नाम था परसीवरेंस, परसीवरेंस रोवर। रोवर क्या है? एक छोटा सा गाड़ी हो गई इस तरह में। आप और मैं बचपन में रिमोट कंट्रोल कार नहीं खेलते थे, तो उस तरह से एक छोटी सी कार समझ लीजिए, उसको बोलते हैं रोवर। और इन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया, इनजेन्युनिटी हेलीकॉप्टर जिसका नाम है।
ये है रोवर नासा का, इसका नाम है परसीवरेंस रोवर। ये नासा का रॉकेट लैंड हुआ, लैंड होने के बाद ये रोवर उस रॉकेट में से निकला और अब ये पूरे मार्स पे घूमता है, मतलब जो भी एरिया इसका डेजिग्नेटेड है वहां से रॉक के सैंपल, सॉइल के सैंपल कलेक्ट करता है और नासा को भेज देता है, जिससे कि नासा मार्स को स्टडी कर सकता है, मार्स की स्टडी में काफी हेल्पफुल होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आप किसी और प्लेनेट पे जाके अपनी गाड़ी चला रहे हो, ये एक तरह से रोबोटिक रोवर ही है, ठीक है। तो एक गाड़ी चला रहे हो। दूसरी तरफ इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी इसी का पार्ट है कि हेलीकॉप्टर उड़ा रही है मार्स पे, नासा बोलो, मार्स पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इंजेन्युइटी, वो भी इसी तरह का काम करता है कि सैंपल सिलेक्ट कर लिया, रिसर्च प्रोवाइड कर दी। तो यही इन दोनों मिशन का एम है। इसमें एक मेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक तो रोवर का नाम आ सकता है, हेलीकॉप्टर का नाम आ सकता है, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जजीरो क्रेटर। जजीरो क्रेटर की जो मिशन रोवर जो लॉन्च हुआ है वो गया कहाँ है, बेसिकली कहाँ लैंड हुआ है, वो इस क्रेटर के अंदर लॉन्च हुआ है, जजीरो क्रेटर के अंदर लैंड हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। सो यही इसके बारे में डिटेल्स हैं। विद दिस लेट्स कम टू द पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू ये इसलिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है कि जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आर्बर डे फाउंडेशन वाला, तो आप लोग कहोगे यार बड़ा बेकार सा टॉपिक था, ऐसा टॉपिक थोड़ा पूछता है यूपीएससी, ये देख लीजिए, इसलिए हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ये यूपीएससी पूछता है, आर्बर डे फाउंडेशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिलेक्टेड रिकॉग्निशन ऑफ द ईयर, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट सिर्फ इसीलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो उस टॉपिक को इग्नोर नहीं मारना। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक, इसको इग्नोर नहीं मारना, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेना, प्रीलिम्स में इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। Getting my point? So with this today's session end here. I hope you guys enjoyed it. Thank you so much friends. फिर मिलेंगे हंसते हंसते।